दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे विज्ञान पे। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि साइंस का है और वो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगर कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, मोटी कांच की स्लैब के नीचे रखे अक्षर उभरे हुए दिखाई देने का क्या कारण है? देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या किया कीजिए, अच्छे से उसको पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद ही आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। इसमें बोल रहा है कि एक मोटी कांच की स्लैब के नीचे रखे अक्षर उभरे हुए दिखाई देने का क्या कारण है। मतलब कोई कोई पेपर है, उस पर आप उसको रखेंगे, स्लैब को रखेंगे तो अक्षर जो होगा ना वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा। मान लीजिए कि वो छोटा सा बना है तो जब उसके ऊपर आप उस प्लेट को रखेंगे तो यही जो का है ना वो बड़ा हुआ इतना बड़ा दिखाई देगा। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण होता है अपवर्तन का। ठीक है, प्रकाश की अपवर्तन का कारण होता है इसके पीछे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन बताने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना और साथ में एक क्वेश्चन और कि सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, ये सभी जो है किसके कारण होते हैं? ये सभी के सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। जैसे आप लोग ना एक बाल्टी में पानी लें और वो साफ़ पानी हो, उसमें एक पेंसिल को डालेंगे तो देखेंगे आप वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। क्या आपने जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो आगे चला जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा और ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विगुणित, जिसको हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं, कोशिका से अगुणित हैप्लॉइड युग्म किस कोशिका विभाजन के द्वारा होता है? तो एक चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीज़न। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? कोई चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीज़न, मतलब कि कोशिका विभाजन। तो उसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे मैं पढ़ाऊँगा इसके बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो बोल रहा है कि इसमें जो है ना कि जो द्विगुणित मतलब कि क्रोमोजोम जो होते हैं वो आधे आधे हो जाते हैं। सीधा इस क्वेश्चन का मतलब है ये ऐसा विभाजन जिसमें क्रोमोजोम क्या होता है, आधा हो जाता है, उसको हम लोग कौन सा विभाजन बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन बेसिकली होता क्या है। उससे पहले समझ लेते हैं विभाजन। विभाजन हमारे पास तीन प्रकार का होता है। एक तो पहला आपको दिख ही रहा होगा, कौन सा है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब किसमें क्या होता है? समसूत्री का मतलब होता है समान, मतलब कि समान विभाजन हो। मान लीजिए कोई कोशिका है, इसके मतलब एन क्रोमोजोम है। एन क्रोमोजोम का मतलब क्या? मान लेते हैं इसके एन गुणसूत्र हैं। ठीक है, कितने? एन गुणसूत्र हैं। और ये जब कोशिका टूटेगी, अलग अलग पार्ट में टूटेगी, दो पार्ट में मान लीजिए टूटी, तो इनमें भी जो क्रोमोजोम होंगे वो एन एन ही होंगे, मतलब समान रहे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? समसूत्री विभाजन। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या जो हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें जो क्रोमोजोम होते हैं, मतलब कि जो गुणसूत्र होते हैं, मान लीजिए एन गुणसूत्र है, तो इसका जब विभाजन होगा तो ये टूट कर आधा आधा हो जाएगा, मतलब n/2 हो जाता है। ठीक है ना, यानी जो गुणसूत्र हो जाते हैं वो आधे आधे हो जाते हैं। मान लीजिए ये 46 गुणसूत्र है, तो ये जब इसमें जब विभाजन होगा तो आगे का कितना कितना होगा? ये भी 23 होगा, ये भी 23 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाते हैं? गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? असूत्री विभाजन। ठीक है,
असूत्री विभाजन। अच्छा दोस्तों, जो असूत्री विभाजन ये किस में होता है? ये बेसिकली जो होता है एक कोशिकीय जीवों में होता है। किस में होता है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मतलब, एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही कोशिका हो, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना होता है। इन लोगों के अंदर जो होता है असूत्री विभाजन होता है। मतलब असूत्री का मतलब होता है इसमें केंद्रक पहले बड़ा होगा। आप लोगों को पता होगा कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसमें डायरेक्टली क्या होता है, केंद्रक बड़ा होता है। केंद्रक बड़ा होने के बाद वो दो भागों में टूट जाता है, फिर कोशिका का विभाजन हो जाता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है जो कि किस में होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है। और जो हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन ये किस में होता है? ये जो होता है, तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये बेसिकली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस समय होता है, ठीक है ना। जैसे मेल फीमेल में, मेल में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है मेल के अंदर स्पर्म होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरी, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। तो इन लोगों के अंदर कौन सा गुणसूत्र होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि इसमें बोला है दो गुणसूत्र हैं वो आधे आधे हो जाते हैं। समसूत्री का मतलब ये किस में होता है? कायिक गुणसूत्र में होता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की शक्ति पावर किसके बराबर होती है? दोस्तों आपको मैं हर बार यही बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? अच्छे से रीड करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी लेंस की शक्ति पावर किसके बराबर होती है? तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि P होता है 1/f, होता है ना दोस्तों? बिल्कुल होता है। जहाँ P क्या है? P को हम लोग बोलते हैं पावर। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। और F को मतलब क्या बोलते हैं? F को बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पावर, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको फोकस दूरी बोलते हैं। इसको पावर, इसको फोकस दूरी, ठीक है ना। इसमें देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको बता देते हैं। जब भी कोई चीज़, दो ही चीज़ होता है, एक तो होता है अनुत्क्रमानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। दो ही चीज़ होता है, एक होता है अनुत्क्रमानुपाती, अनुत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लिखा P और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मान लेते हैं I के, ये अपने तरफ से मान रहे हैं। इसका मतलब जब ये बढ़ेगा ना तो ये भी बढ़ेगा। और बाय द वे ये अगर घट रहा है दोस्तों, अगर ये सॉरी, तो क्या बताया मैंने कि जब ये बढ़ रहा है मतलब ये भी बढ़ेगा, और जब ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हिंदी में बोलते हैं अनुत्क्रमानुपाती। और एक चीज़ और होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? जहाँ एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि कम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मान लेते P है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/I है, मतलब कि इसको आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इसको आप कम कर रहे हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है कि किसी लेंस की शक्ति पावर किसके बराबर होती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पावर देखिए दोस्तों, फोकस के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोलिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सॉरी, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चला जाए, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समान वृत्तीय गति से गति कर रहे उपग्रह का त्वरण शून्य क्यों नहीं होता है? तो इसमें किसके बारे में बोला है? एक तो बोला है एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, और अगला चीज़ बोल रहा है उपग्रह का त्वरण शून्य क्यों नहीं होता है। तो बेसिकली त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण कब किसी चीज़ में आता है? जब वेलोसिटी में क्या होता है? चेंज होता है, मतलब वेग में जब परिवर्तन होगा तभी तो त्वरण आएगा। इसमें बोल रहा है कि त्वरण शून्य नहीं होता है।
अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। क्या? वो ये है कि जो हमारे पास वृत्तीय गति होती है, वृत्तीय गति का मतलब जो सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने ये गोला बना दिया और इस पर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है जो गति कर रहा है। अरे कोई और ऑब्जेक्ट क्यों, अपना उपग्रह ही ले लेते हैं, चंद्रमा। ना चंदा मामा है ना, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, तो इसके चारों तरफ गति करेगा तो एक निश्चित चाल से चलेगा, तो उसकी चाल तो नियत रहती है लेकिन वेग बदलता रहता है। अच्छा सर, वेग क्यों बदलता रहता है? क्योंकि वेग के लिए चाहिए क्या, डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। मतलब कि डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, बदलती रहती है। अगर डायरेक्शन बदलती रहती है तो इसका मतलब क्या है, इसका वेग भी बदलता रहता है। अगर वेग बदलेगा तो हमने सुना है क्या, वेग में अगर चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा, त्वरण। तो इसीलिए जो वृत्तीय गति होती है उसमें त्वरण 0 नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सवाल में अनुकूल परिस्थिति में तेज से वृद्धि और गुणन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसमें एक वर्ड आया है क्या, शैवाल। अच्छा, शैवाल क्या होता है, एक जलीय पादप होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर होता है, थोड़ा ऑप्शन गलत लिखा है इसमें, विखंडन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर खंडन होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर विखंडन नहीं, इसके अंदर खंडन होता है। हमारा ऑप्शन गलत लिखा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये रहा अपने पास शैवाल, ठीक है। क्या रहा, ये अपने पास शैवाल रहा, ये अपने पास क्या है, शैवाल है। फिर जब ये शैवाल क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद जो है ना, ये अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे टूटा है, तो ये टूटता है ना, टूटा हुआ भाग आगे चल के फिर से एक नया जीव बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, खंडन बोलते हैं। इसमें भी गलत लिखा है, विखंडन नहीं होगा, क्या होगा, खंडन होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं खंडन। एक किसके अंदर होता है, ये बेसिकली शैवाल के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गी। और यह देखा जाए तो एक प्रकार से अलैंगिक प्रजनन की विधि है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भाई बहुत मेहनत लगता है एक PDF को तैयार करना, फिर 2 बार 3 बार पढ़ना, फिर आपके सामने प्रस्तुत करना। तो इतना तो कर सकते हो ना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या हो जाएगा। तो भाई आप लोग अगर पहली बार आए हैं चैनल तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और आपका सपोर्ट बना रहा तो आगे मैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। आगे चला जाए तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो शैवाल होते हैं वो किस खंडन विधि द्वारा क्या होते हैं, अपनी जनसंख्या को तेज़ी से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की किरणों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहली चीज़, जब भी क्वेश्चन आए तो पढ़ें पहले ध्यान से क्या चीज़ बोला है। इसमें बोला है कि कोई प्रकाश की किरण है वो कहाँ से जा रही है, तो वायु से कांच में जा रही है, ठीक है। ठीक है, प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा है ना, ज़रूर पढ़ा होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन में बेसिकली क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन, जैसे कोई एक ये पहला माध्यम है, मान लेते हैं ये पहला माध्यम है और इसको मान लेते हैं हम दूसरा माध्यम है।
तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको जाना चाहिए इससे, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है थोड़ा बहुत, या तो क्या बोलते हैं इसको, अविलंब बोलते हैं, अविलंब के पास आ जाएगी या तो इससे दूर चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण आपके पास विरल माध्यम से किस में जाती है, सघन माध्यम में जाती है। अच्छा, सघन माध्यम का मतलब क्या होता है, विरल का मतलब बेसिकली क्या होता है, जिसमें माध्यम के कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं, इसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं। ठीक है ना, जिससे जैसे आपको बोला जाए कि आप पानी में चलिए तो आपको थोड़ी कठिनाई महसूस होगी, वहीं आपको बोला जाए कि आप ज़मीन पे चलिए तो आप तेज़ी से दौड़ेंगे। तो पानी क्या हो जाएगा, आपका सघन माध्यम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, जबकि जो आपके पास एयर होता है वो क्या होता है, वो आपका विरल माध्यम होता है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि जब आप देखिए, आप जब रोड पे चलते हैं तो आप तेज़ी से जाते हैं ना तेज़ी से, वहीं आप पानी में चला जाए, आपको कहने के लिए कहा जाए कि पानी में चलिए तो आप धीरे धीरे चलेंगे। तो वही चीज़ है कि जो वेग होता है, मतलब कि वेलोसिटी होता है, वो विरल माध्यम में तो ज़्यादा होता है, लेकिन सघन माध्यम में जब जाता है तो वो कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि वायु से कांच में जाती है। बताइए वायु में ज़्यादा तेज़ होगा कि कांच में, तो बोला जाएगा सर वायु में ज़्यादा तेज़ होगा, यानी कांच में जब आएगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश की चाल कम हो जाती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो वीडियो को एक लाइक तो कर दो मेरे भाई। तो आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गैसों को ठोस और द्रव की तुलना में आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। इस संपीड़ित क्यों किया जा सकता है, ठीक है, इसमें गैस के बारे में बोला है कि जो गैस होता है, ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो गैस होता है, गैसों को ठोस और द्रव की तुलना में जल्दी से क्या किया जा सकता है, आसानी से क्या किया, संपीड़ित किया जा सकता है। यही तो क्वेश्चन में बोला है मेरे भाई। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं हम लोग पहले। जैसे दोस्तों, जो गैस होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, उसके जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, और बोला जाए जो ठोस होते हैं उनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं। और द्रव की बात करें तो गैस की तुलना में थोड़ा ज़्यादा पास होते हैं, लेकिन ठोस की तुलना में कम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो गैस के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और ठोस के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो इसीलिए ठोस को आप कभी दबा नहीं सकते हैं, लेकिन गैस वही है, एक गुब्बारा है, उसके अंदर हवा भरा, उसको दबाएं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इसलिए तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सर जो गैस के कण होते हैं क्या होते हैं, उनके बीच बहुत अधिक क्या होता है, अंतराल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब इथेनॉल को 473 केल्विन पर अधिक मात्रा में सांद्र H2SO4 की साथ गर्म किया जाता है तो एथीन बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है, इसके बारे में बोला है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार पेपर में लगभग आता ही आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है उसके बारे में समझते हैं थोड़ा हम लोग। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एथेनॉल होता है, एथेनॉल का मतलब होता है पीने वाला एल्कोहल। ठीक है ना दोस्तों, जैसे अपने पास C2H5OH, ये क्या होता है, एथेनॉल होता है। जब इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 इसको समझ जाइएगा, H2SO4 है, इसकी उपस्थिति में हम लोग 443 केल्विन टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं। तो जो हमारे पास एल्कोहल होता है इसके अंदर से पानी निकल जाता है मतलब पानी अलग हो जाता है, H2
अलग हो जाता है, प्लस हमारे पास बनता है एथीन, यानी C2H4 बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एथीन, मतलब कि C⋯C, इसी को बोला जाता है एथीन। तो एथीन जब बना तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो जल है वो अलग हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग निर्जलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, पानी जो हो गया वो बाहर हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बोलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। दोस्तों, जो आसवन विधि होता है, दोस्तों बेसिकली जो आसवन विधि होता है, जिसको हम डिस्टिलाइजेशन विधि मेथड बोलते हैं, इसके द्वारा हम बेसिकली जानते हैं क्या करते हैं, दो द्रवों को अलग करते हैं, लेकिन इसमें द्रव का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो आसवन विधि होती है इसमें दो द्रव होते हैं, दोनों का क्वथनांक अलग अलग होता है, फिर हम क्या करते हैं, उनको हीट करते हैं, तो जिसका कम टेम्परेचर उतनी मतलब क्वथनांक कम होता है तो क्या होता है, जल्दी से वाष्पित हो जाता है, फिर उसको हम लोग ठंडा करते हैं और उसको अलग कर देते हैं। तो इसमें देखिए सबसे कम क्वथनांक किसका है, तो जिंक का ही होगा, लोहा का तो वैसे नहीं होगा, तांबा का भी नहीं होगा, सोडियम का नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए जो तांबा होता है जिसको हम लोग कापर बोलते हैं, और जो सोडियम होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, कापर के लिए तो बेसिकली हम लोग विद्युत अपघटन करा देते हैं, इसके लिए क्या कराते हैं, विद्युत अपघटन करा, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन। अच्छा, लोहा तो लोहा का जो क्वथनांक तो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चला जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बोला है कि गोलक है, एक लोलक है, उसको क्या करते हैं, माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक ले जाते हैं। कहाँ से, माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक ले जाते हैं, तो इस दौरान क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। मान लीजिए दोस्तों, ये गोला है, ठीक है, इधर गोला है, एक इधर गोला है। ठीक है, समझते जाइए बस। सॉरी 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 सॉरी, पता नहीं क्या हुआ आज। तो ये गोला पहले यहाँ पे था, अरे झूला वाला गोला होता है ना यहाँ पे, फिर इसको ये यहाँ पे चला आएगा मान लीजिए, फिर यहाँ से इधर चला जाएगा, तो इसे से होता ना, इधर जाता है इधर जाता है इधर जाता है। तो ये जो इसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब इसको माध्य स्थिति, और इसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब आता है ऑब्जेक्ट, तो आप लोगों ने देखा होगा वो तेज़ी से आता है, तो तेज़ी से आता है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे इधर जाता है तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन ऊपर चला गया तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, इसके पास आ गई mgh का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मतलब माध्य स्थिति से जब दूर जाता है, फिर दोस्तों सुनिए कि माध्य स्थिति से जब दूर जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके वो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, एकदम कुछ समय बाद जीरो हो जाएगी, फिर नीचे आएगा। तो आप लोगों ने देखा हो जब झूला एकदम बीच में होता है, नीचे होता है, तेज़ी से आता है, तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, मतलब यहाँ से इधर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है पहला ऑप्शन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थित ऊर्जा घट जाती है, तो गलत बात है, दोनों बढ़ेगी नहीं भाई, दोनों तो नहीं बढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि दोनों घटेंगे नहीं घटेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। सॉरी, कौन सा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं,
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्या टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।